नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 16 समस्याओं का समाधान सीएम ने मौके पर किया। साथ ही समिति सदस्यों की बातों को भी सुना। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उसके इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहां पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग फॉर पार्किंग में 15,000 स्थानों की मार्किंग की जाएगी ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी। दूसरा, काकरोला गांव में IMT मानेसर का जो रास्ता है जिसको बांध के कारण से बंद किया गया है, वहां पानी आता था तो जिस कारण से बांध लगा दिया गया, फिर रास्ता ही बंद हुआ। उस रास्ते को बांध के ऊपर से दोनों तरफ स्लोप बना करके दोबारा से बनाया जाए ताकि काकरोला गांव के लोगों को और उस बांध को पार करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए, शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, हमको कोई आज की नई बात भी नहीं है, लेकिन जहां कहीं शिकायत मिलती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी 5 गाड़ियां जो हमको शिकायत मिली उसी दिन रात को, और हमने उनको डंपर थे और क्रेन्स थी, उनको इम्पाउंड किया गया है। कभी भी कहीं से भी कोई शिकायत आती है इलीगल माइनिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कोर्ट के द्वारा बंद किया गया है। ये बात भी ठीक है कि उस इलाके में भी आवश्यकता तो बहुत है माइनिंग मटेरियल की, लेकिन जहां कोर्ट ने किसी एरिया को बंद किया है वहां किसी भी कारण से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग कोई दिन में करे, रात में करे, उसको हर कीमत पर रोका जाएगा। जहां तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर पीपल रेशो, कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम है तो बच्चे ज्यादा है, इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहाँ ज्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, तो ज्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं। अब उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज, क्योंकि प्राइमरी तो सब अध्यापक जो है सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर पीजीटी टीजीटी उनका सब्जेक्ट वाइज वितरण होता है। लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण से पहले फेज में जब टीजीटी पीजीटी को दिया गया है उस समय थोड़ा सा ये आकार मची कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक कम हो गए। अब उस समय तक 8,000 टीचर जो गेस्ट टीचर्स थे उनका ट्रांसफर भी होना शेष था, वो भी सूची में आए नहीं थे। पहले पीजीटी टीजीटी टीचर्स के ट्रांसफर होने के बाद अब 8,000 जो बाकी हैं वो आज सायंकाल तक, रात तक नहीं तो कल सायंकाल तक वो 8,000 टीचर्स वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगी और सब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर ये रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से, और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी 3 लोगों की भी जानकारियां मिल गई हैं, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि
जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाए। देखिए, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूंकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। कोई जाति सरकार के नहीं है, क्योंकि ये 2010 से, शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूंकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूंकि 2010 के वो बहुत कम थे, और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। एक शिकायत सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेडी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया आदि लेते हैं और वहाँ न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेडियां, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेवार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने, उसके आगे रेडी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। ये कार्रवाई की है। उधर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार तमाम बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिसको लेकर बल्लभगढ़ से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार जन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले निगम चुनाव की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में भी जन आशीर्वाद कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 8 सालों में सारे विकास कार्य कराए हैं। कुछ ही दिनों में 34 करोड़ की लागत से टूटी सड़कों समेत तमाम विकास कार्य शुरू होंगे। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के साथ इनेलो पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुनबा पहले ही बिखरा हुआ है और वे हल्ला बोल और भारत जोड़ो जैसी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में कोई उनसे पूछे कि भारत टूटा ही कब था। पैसा कहां से आया? हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। 34 करोड़ को ही आप देखिए, कल गली पहले बता दूंगा तो लट पाच जाएगा कहां से का है। हम मंत्री जी 34 करोड़ के काम की, हम पूरी विधानसभा में हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। कोई सड़क कोई कहेगा तो इनको 6 महीने में बना के हम सब सड़कों को दे देंगे। जो सड़क सबसे पहले टूटी है, सबसे पहले सड़कें बनाने का काम करेंगे। मुद्दा छोटा भाई है, हमेशा रहा है, चाहे 43 है, 44 है, चाहे 41 है, 40 है, 2 है, 4 है, सब पे हम 35 करोड़ के काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद। जय जय भाई। देखिए, उन पे हल्ला के अलावा कुछ रहा बचा ही नहीं। सब कुछ तो लोगों ने छीन लिया। ले देकर 2 राज्य हैं, वो भी अगले चुनाव में बहुत जल्दी नवंबर तक छिन जाएंगे। तो इसलिए उनके पास आज मजबूत नेतृत्व नहीं है। और जब नेतृत्व विहीन हो जाता है, जब दल के पास कोई सक्षम नेतृत्व नहीं होता, तब उस दल की हालत यही हो रही है जो आज कांग्रेस की हो रही है। आगे बताइए, मैं उनके बारे में क्या कहूँ? जो कहीं के नहीं रहे उनके बारे में मुझे बोलना नहीं। आप पार्टी के पास बचा क्या है? दिल्ली के अलावा पंजाब की हालत देख रहे हैं। वही पार्टियां जिंदा रहेंगी जो परफॉर्मेंस करेंगी, जो विकास करेंगी। अब पता चलेगा पंजाब में वो क्या कर रहे हैं। तनख्वाह देने के लिए नहीं है, बसों में तेल डलवाने के लिए नहीं है। आज क्या हालत है, रोज देख रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे कांग्रेस अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा के तहत हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पहले फरीदाबाद नगर निगम सभागार से पदयात्रा निकाली और बीके चौक
नीलम चौक से होते हुए नीलम बाटा रोड स्थित महालक्ष्मी होटल पहुंची और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के 5 हलकों में वो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगी और पार्टी को मजबूत करेंगी। किरण चौधरी ने कहा कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों को कार्यकर्ताओं में साझा करेंगी। तो वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा के लिए आमतौर पर खासतौर से दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन अब यह नहर पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। किरण चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी एक की बपौती नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो जब ये प्रोग्राम इस तरह के हो, किसी को चुनौती देने के लिए मैं नहीं निकली हूँ। मैं केवल अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और जिनके कारण जो है आप देखते आ रहे हो ये हालात जो हैं पिछली बार हुए हैं कि हम 62 से लेकर 40 पे आ गए, 40 के बाद हम 13 पे आए और अब 13 से फिर इस बारी तो लोगों के अंदर गुस्सा इतना था इसलिए 30-31 हम आ गए। सो ये कारण ये है कि हमारा कार्यकर्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। उसको जगाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, दोबारा से उसको आगे जो है बाहर निकालने के लिए मैं आई। एसवाईएल नहर जो है वो हरियाणा के लिए और ख़ास तौर से दक्षिण हरियाणा के लिए ये जीवन रेखा है और ये इस नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था। पूरी तरह से हरियाणा के अंदर करवा के उन्होंने उसका काम कार्रवाई शुरू करी और जो पंजाब के अंदर भी जो निर्माण होना था उसका पैसा भी दे दिया गया था। सारे के सारे सरपंचों को चौधरी बंसीलाल जी लेकर गए थे बसों के अंदर भर के, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, दिखाने के लिए कि किस तरह से दक्षिण हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी जानते थे कि और दूरदर्शी नेता थे कि दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है अलग से ये नहर निकालनी और इसलिए उन्होंने ये नहर निकाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुआ कि चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद ये राजनीति की भेंट जो है ये नहर चढ़ती गई और आज हालात ये हो गए हैं कि जो है पूरी तरह से राजनीति की भेंट ये नहर जो है वो चढ़ चुकी है। हम काम कर तो रहे और ये काम करने के लिए निकले हैं दोपहर के समय गर्मी के अंदर, पूरे ऐसी घुम्मस के अंदर और पूरे रात भर जो है घर घर जाएंगे तो ये काम ही तो कर रहे हैं। दरार नहीं है। मैं केवल देखो कांग्रेस किसी एक की बापोती नहीं, समझ रहे हो। जिसकी अपनी पार्टी है वो तो अपने हिसाब से करे काम, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने क्योंकि उसकी पार्टी है भाई अपने करें। कांग्रेस के अंदर सारे नेता और भी बहुत सारे नेता हैं, खाली 1 या 2 नेता नहीं है, 1 या मैं और मेरे नहीं है, और भी लोग हैं। सबको लेकर चलें तो आगे बढ़ेंगे। ये जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो उनकी सोच होगी, लेकिन उनको तकलीफ होगी ये बात जानकर कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं हूँ, यहीं बैठ के लड़ूंगी और यहीं ये लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं के कंधे के ऊपर जो है मैं लड़ूंगी और आगे बढ़ूंगी और जीतूंगी। अच्छा, उधर हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर के साथ रोहतक में मारपीट का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ डिपो की बस रोहतक से होते हुए हिसार गई थी। वापसी के दौरान रोहतक में प्राइवेट बस संचालकों ने रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की। यूनियन के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ डिपो की बस जब रोहतक पहुंची तो वहां पर प्राइवेट बस संचालकों ने कंडक्टर संदीप के साथ पहले कहासुनी की और बाद में उसके साथ मारपीट की। प्राइवेट बस संचालकों ने अपने साथियों को एक कार में बुलाया और कंडक्टर संदीप के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद रोडवेज कंडक्टर संदीप ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी जब रोडवेज कर्मचारियों के पास पहुंची तो सभी ने इसका विरोध किया और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्राइवेट बस संचालक और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विजय कुमार प्रधान एसकेएस, विजय माजरा प्रधान एसकेएस, संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स रजिस्टर नंबर 1 आज दिनांक 10/9/2022 को समय करीबन 12:10 पे हमारे हरियाणा रोडवेज बहादुरगढ़ सब डिपो की बस हिसार से बहादुरगढ़ जा रही थी। तब रोहतक स्टैंड पे पहुंची तो उसमें से 2-3 बंदे आए और परिचालक को कहने लगे कि गाड़ी को बाहर ले जा। जब वो सवारी उतार रहा था तो उसने बोला कि मैं सवारी उतार देता हूँ
बोले चल तू बाहर आ जा, तेरे को हम वहां देखेंगे। उधर सीएम उड़न दस्ता गुरुग्राम और एक्साइज विभाग ने बादशाहपुर एरिया में चल रहे अवैध आहते पर छापा मारकर आहता चला रहे राकेश कुमार सिन्हा और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से कार्ड स्वैपिंग मशीन, पेटीएम स्कैन मशीन और बिल बुक को जब्त कर अवैध आहता चलाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 3 इलाके में नहर किनारे बने प्लास्टिक के कट्टों के गोदाम में आग लग गई, जिसके गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, ये मेरी ड्यूटी ERB 202 पे है, जो हमको करीब 10:30 बजे पंचकुला से मैसेज प्राप्त हुआ था कि राम पुल के पास नहर के साथ साथ आग लगी हुई है जी। जो हम मौके पर आए, हमने आकर देखा तो कुछ सीमेंट के कट्टे रखे हुए थे जी। इनको साफ करके लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो उन्हीं कट्टों में आग लगी हुई है। शायद हो सकता है ये किसी नशा करने वाले लोगों की हरकत हो सकती है। और हमने मौके पर आकर के फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर आग पर काबू पा लिया। उधर बहादुरगढ़ में सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लाखों रुपए से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं घटिया निर्माण कार्य को लेकर बीजेपी नेता ठेकेदार के बचाव में आकर खड़े हो गए। साथ ही पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि सड़क की तराई जनता करे, ठेकेदार जेब में पानी थोड़ा ही भरकर लाया जाएगा। क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में समान विकास की धारा बह रही है, पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रही है। और आज बहादुरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक रास्ता है जो शक्ति नगर और ये साथ वाली कॉलोनी है, आदर्श नगर, देवनगर, इन कॉलोनियों को DIG कॉलोनी, इन कॉलोनियों को सेक्टर 13 से जोड़ने वाला रास्ता है। तो ये नहर के साथ साथ पटरी वाला रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 30 लाख रुपए की राशि से ये विकास कार्य मंजूर किया है। ये देखे कंपनी ये निर्माण बना रही है, ये आपके सामने है। नहीं तो नीचे बेस डाल रखे है, कुछ भी मतलब रोडी भट्ठे का खोरा ले आके डाल दिया इन्होंने। और ये मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में टूट जाएगा ये रोड। इसका अच्छा निर्माण नहीं लगा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों के पास फोन कर दिया, अधिकारी नहीं आ रहे यहाँ पे। बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में सोसाइटी में सीवर का पानी घुसने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी में रहने वालों का कहना है कि करीब पिछले 7 सालों से वो लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सीवर लाइन को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन करते हुए लोगों का कहना था कि इस मामले को लेकर कई बार नगर निगम को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्या को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी दिनों से मतलब करीबन 2 साल से एक बहुत बड़ी समस्या के लिए, जहाँ पे 250 परिवार 200 परिवारों के लिए समस्या है कि यहाँ पर पानी ब्लॉक हो जाता है, जो कि सीवर लाइन है आज तक कनेक्ट नहीं हुई है। 6 से 7 साल हो चुके हैं इन सभी सोसाइटियों को बसे हुए, और आज जहाँ पूरी तरह से हर घर में कोई ना कोई सदस्य रहता है, जहाँ की 200-250 परिवार रह रहे हैं और उनका पानी कनेक्ट नहीं हुआ है सीवर लाइन से, जिसका कि ये नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि किस तरीके से पानी आज जो कि सड़कों पे आ चुका है और सोसाइटियों के अंदर बैक मार रहा है। देखिए, समस्या देखने के लिए अगर पार्षद आता तो ये समस्या ही नहीं होती। समस्या एज इट इज है, ना पार्षद देखने के लिए आ रहा है, ना प्रशासन देखने के लिए आ रहा है, और ना ही कोई यहाँ सुध ले रहा है। कितने समय से ये बनी हुई है? काफ़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि मेन गेट है सोसाइटी का। ये सोसाइटियाँ 8 साल हो गए इनको बने हुए, और जो आज यहाँ परिवार रह रहे हैं 1500 के आसपास परिवार रह रहे हैं। और जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं ये मेन रोड है जो यहाँ से लेकर के आपके 80 गाँव को कनेक्ट करता है। जो समस्या देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉक्सिंग मुकाबले में पदक हासिल करने वाले बॉक्सर सागर आज झज्जर में अपने होम ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी।
सागर ने कहा कि उन्होंने अगले वर्ष होने वाले एशियन गेम्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए फिलहाल पटियाला में चल रहे कैंप में मेहनत करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भी शानदार प्रदर्शन करके वह पदक हासिल करेंगे और हरियाणा और पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशे से दूर रहते हुए देश का नाम रोशन करने के लिए कहा। बहुत अच्छा लग रहा है जी, अपने ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड में आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुराने साथियों से मिले हैं आप? हाँ जी, बातचीत हुई है, उनको मोटिवेट भी किया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जी, जैसे हम देख रहे हैं, हम भी इसे को सब अच्छी मेहनत कराते हैं। अभी भी शनिवार से हमको भी पूरे सभी बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सभी मोटिवेट होते हैं। बच्चे आने के बाद अच्छा लगता है। उधर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने जाने की घोषणा की है, लेकिन झज्जर में एक मेघ मल्हार प्रयोगी सामाजिक संस्थान ने क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा के नाम से एक यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मांग की है। साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि गीता भुक्कल ने शिक्षा मंत्री रहते हुए लड़कियों के लिए एक कॉलेज तक नहीं दे पाई। यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग उनकी ओर शहर की तरफ से उस समय भी गीता भुक्कल के सामने उठाई गई थी, लेकिन उन्होंने इसे केंद्र का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। हम काम करेंगे तो ऐसे व्यक्ति कि आज से 3 साल पहले जब 2019 का जो इलेक्शन था तो मैंने उसको फाइट किया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तहत। तो उसमें मेरा मेन मुद्दा था यूनिवर्सिटी शहर के अंदर हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं। मैंने एक सर्वे करा है कि हिसार के अंदर 3 सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, रोहतक के अंदर अपनी एक है और यहाँ कॉलेज है नेहरू कॉलेज जो काफ़ी पुराना है। लेकिन हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी का जो काम होता है या डायरेक्ट एक मेंटली स्टेटस बढ़ना चाहिए तो उसके लिए उनको बहुत दूर, कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाना होता है। उधर झज्जर जिले में लगातार बेसहारा गौवंश की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बेसहारा गौवंश विचरण करता नजर आता रहता है, जिससे राहगीरों को दुर्घटनाओं का कई बार शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या के निदान के लिए मातनहेल गांव की पंचायत ने प्रशासन को 100 एकड़ भूमि देने का मन बनाया है। इस 100 एकड़ भूमि में घने पेड़ पौधे हैं जिसमें गौवंश आराम से रह सकते हैं। उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि इस 100 एकड़ भूमि में गौवंश को सहारा मिलेगा। इससे शहर में व्याप्त गौवंश की समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। इसके लिए लगातार जिला प्रशासन काम में लगा हुआ है और जल्द इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, छुटकारा तो नहीं, लेकिन गौवंश की जो समस्या है उसका समाधान निकालने की तरफ एक प्रयास किया जा रहा है। उसमें मातनहेल गांव की पंचायत ने लोगों ने मिलकर के वहाँ एक बनी है, तो वहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ के आसपास गोपुरम नाम से एक गो अभयारण्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें प्राकृतिक वातावरण में गौवंश को, जो बेसहारा गौवंश है, उनको छोड़ दिया जाएगा तो खुले में चर भी लेंगे और वहीं पर बड़ी संख्या में पेड़ उपलब्ध भी है और साथ में सामाजिक संगठन के लोगों से मिलकर के वहाँ त्रिवेणी और बड़े छायादार पेड़ और भी लगाए जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।